नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से आप देख ही रहे हैं कि हम लोग अल्टरनेट में झारखंड के क्लासेस को अपलोड कर रहे हैं बाय बोर्ड, है ना। उसकी क्लासेस को अपलोड कर रहे हैं जिसमें से आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। इसके अलावा सेट प्रैक्टिस, कोटा की श्रृंखला, ये सारी श्रृंखला हमारे चैनल पर उपलब्ध है दोस्तों। अगर आपने पिछली वीडियोज़ को, पिछले सेट प्रैक्टिस को या कोटा क्लासेस को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप जा कर के देखें और बेहतरीन लाभ प्राप्त करें दोस्तों, है ना। तो आइए आज हम चलते हैं सेट प्रैक्टिस की श्रृंखला में 9वीं श्रृंखला को लेकर के चलते हैं। ये 9वां सेट प्रैक्टिस श्रृंखला होगा हमारा, जिसमें से सामान्य अध्ययन के पोर्शन में पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो हमारा है कि किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लगाया था। यानी कहने का अर्थ है कि किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लगाया था। आपको बताना है कि किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लगाया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फ्रांस ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लगाया था, है ना। 1954 में फ्रांस ने वस्तु एवं सेवा कर लगाया था, जिसको आप जीएसटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जीएसटी के नाम से जानते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने 1 जुलाई, कब? 1 जुलाई, याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को लागू किया था, है ना। और फ्रांस में कब लागू हुआ था? तो फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था, आपको याद रखना है। तो पहला देश यही हो जाएगा। आइए दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब की गई? तो ये देखिए झारखंड से संबंधित भी प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। 1907 में टिस्को की स्थापना की गई थी दोस्तों, ठीक है। खेल नृत्य का रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? यानी कि खेल नृत्य एक होता है थोड़ा, इसका संबंध किस राज्य से है दोस्तों? तो आपको बताना है इसका जो संबंध है थोड़ा का वो हिमाचल प्रदेश से संबंध है इसका दोस्तों, आपको याद रखना है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? महात्मा गांधी द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई थी पत्रिका, उसका जो नाम था दोस्तों वो इंडियन ओपिनियन था, आपको याद रखना है। हरिजन भी उनके द्वारा ही निकाला गया था, लेकिन हरिजन यहाँ भारत में निकाला गया था, है ना। आइए 5वें नंबर प्रश्न की तरफ हम चलते हैं कि 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वह कौन कौन से हैं? वैसे ग्रह का नाम आपको बताना है दोनों का जिनके उपग्रह नहीं है दोस्तों। तो ये देखिए, ये जो है उपग्रह जो जिसका नहीं है वो शुक्र और बुध का नहीं है। और ये ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहा है कि इनके कोई उपग्रह नहीं होते, यानी चंद्रमा नहीं होता है इनके पास, ठीक है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित किए गए हैं? तो आपको बताना है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित किए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार उल्लेखित किए गए हैं दोस्तों, ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आपको बताना है। यहाँ पर देखिए प्रथम वायसराय पूछ रहा है, तो भारत का प्रथम वायसराय 1857 की क्रांति के बाद बने थे वो प्रथम वायसराय, आपको बताना है। तो भारत का जो प्रथम वायसराय था दोस्तों वो लॉर्ड कैनिंग थे। ये मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न होते हैं, ठीक है। मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है, आपको बताना है। 8वें नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये केनिया की जनजाति है ना। कहाँ की जनजाति है? केनिया की जनजाति है मसाई। 9वां नंबर प्रश्न है लावनी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? लावनी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो ये देखिए लावनी जैसा कि नाम लग रहा है आपको मराठी नाम है, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है, आपको बेहतर तरीके से याद रखते चल जाना है, ठीक है। आइए 10वें नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम चले तो हमारा जो 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों वो 10वां नंबर जो प्रश्न है वो है, देखिएगा यहाँ पर, है ना। जो 10वां नंबर प्रश्न है कि आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो देखिए ये जो थे ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे, विदिशा से संबंधित था ये, है ना। कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया था। मलाला यूसुफजई के साथ इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, ठीक है। भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। लेकिन देखिए कुछ बातों को और ध्यान में रखना है कि ठीक है वित्तीय बजट है तो वित्त मंत्री प्रस्तुत करेंगे, आपको ध्यान में रखना है, लेकिन राष्ट्रपति के अनुमति से ही वित्त मंत्री क्या करते हैं?
प्रस्तुत करते हैं, पहले राष्ट्रपति का हस्ताक्षर इस पर हो जाता है, फिर संसद में वित्तीय बजट प्रस्तुत होता है। ठीक है। लोधी राजवंश का अंतिम शासक कौन था, आपको बताना है। लोधी राजवंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो लोधी राजवंश का अंतिम शासक जो था, आपको जानते ही है कि इब्राहिम लोधी को मार करके ही बाबर ने क्या किया था, आक्रमण अपना भारत पर किया था एक तरह से, है ना। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा हो जाएगी। आपको मालूम है 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, कहीं कहीं 2510 भी देता है, तो कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको, है ना, ध्यान दीजिएगा। अगला जो होगा, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों, ये भारत का अंतिम स्वतंत्रता संग्राम या अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1942 में इसको शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो ये देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में रेडियो प्रसारण में, है ना, कहा था कि राष्ट्रपिता हम आ रहे हैं भारत को आज़ाद करवाने के लिए, यानी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहली बार इन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ठीक है। भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताएं। तो भौतिक शास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय व्यक्ति का नाम था, है ना, सीवी रमन, यानी रमन प्रभाव के लिए इनको दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। ए सुटेबल बॉय किसके द्वारा लिखी गई है? आपको बताना है, ये बड़ी बार प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि ये सुटेबल बॉय किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, ये सुटेबल बॉय। ठीक है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई? देखिए, आज 8 मार्च का दिन भी है, महिला दिवस है, और इस प्रकार के प्रश्न करने से मन प्रफुल्लित हो जाता है एकदम। ठीक है, कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किस प्रकार के, है ना, सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति कब अपनाई गई थी? तो इसको 2009 में अपनाया गया था दोस्तों, और इसको भारतीय संविधान के 2009 बोल रहे हैं, 2001 में अपनाया गया था इसको, और इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत रखा जाता है। ठीक है। आइए 19वें नंबर प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा जो 19वां नंबर प्रश्न है वो है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो देखिए, ये भारत का जो केंद्रीय औषधि संस्थान है ना, वो लखनऊ में स्थित है ना। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। आगे आइए, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में से कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में सबसे अधिकतम जो बोली जाती है दोस्तों, वो बांग्ला बोली जाती है। आपको ध्यान में रखते चल जाना है। ठीक है। आइए, तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो ये सब जानते हैं तुर्की की राजधानी कहाँ है। तो तुर्की की राजधानी अंकारा है दोस्तों। ठीक है। आइए, अगला प्रश्न जो है, इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किया? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है। 47 से जो रहे तो अपने मृत्यु पर्यंत तक रहे, मतलब यानी कि कह सकते 1964 तक रहे, 1947 से 64 तक लगातार। ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है 552। लोकसभा में 552, और अगर राज्यसभा पूछा जाता तो अधिकतम सदस्य संख्या इसमें 250 हो सकती है। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आइए, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, आपको बताना है। तो पेरियार टाइगर रिजर्व दोस्तों ये केरला में है। आप जानते भी है, ऐसे भी आप टिक लगा सकते हैं कि पेरियार झील कहाँ है, तो केरल में। तो पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ होगा? केरल में। ठीक है। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। तो जाहिर सा बात है दोस्तों, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह जो होता है वो शुक्र होता है। देखिए, लोग क्या कहते हैं कि बुध को भी मार देते हैं क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक है, लेकिन नहीं, शुक्र सबसे गर्म होगा। इसको पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, सांझ का तारा, भोर का तारा शुक्र को ही कहा जाता है। और सबसे गर्म क्यों होता है? क्योंकि इसका वायुमंडल जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ होता है, H2SO4 से बना हुआ होता है दोस्तों। ठीक है। आइए, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपको बताना है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये सभी जानते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। और महाराजा रंजीत सिंह का जो मकबरा बना हुआ है दोस्तों, वो लाहौर में ही है, बादशाही मस्जिद के ठीक बगल में, जिसे औरंगजेब ने बनाया था। ठीक है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल
कितने वर्षों का होता है? तो देखिए, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्षों का होता है और लोकसभा का 5 वर्षों का होता है। ग्लिम्पिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ग्लिम्पिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के पुस्तक के लेखक जो है भारत का भूगोल या ग्लिम्पिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जिन्होंने लिखा था वो थे हमारे नेहरू जी थे। भारत का भूगोल भी उन्होंने ही लिखा था, याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक शामिल किया गया है और आपको भली बात ही मालूम है कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है, ठीक है। आइए 30वें नंबर प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा जो 30वां नंबर प्रश्न है वो क्या है, देख सकते हैं आप कि टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री रह चुके हैं? तो टोडरमल अकबर के प्रसिद्ध मंत्री रह चुके हैं दोस्तों, बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है आपको। आइए झारखंड सामान्य ज्ञान में अब चलते हैं हम लोग। झारखंड सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न है 31वां नंबर प्रश्न है हमारा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा झारखंड सामान्य ज्ञान का। तो 31वां नंबर जो प्रश्न है हमारा झारखंड से संबंधित, 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहले संथाल नेता कौन थे? ठीक है, 1789 में हथियार उठाने वाले पहले संथाल नेता कौन थे? 31वां नंबर का जो प्रश्न हो जाएगा वो देख लीजिए दोस्तों, है ना। पहले जो संथाल नेता थे वो बाबा तिलका मांझी थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करने की आवश्यकता है क्योंकि 1789 नहीं, इनको तो 1785 में ही फांसी दे दिया गया था। 1784 होगा, 9 काट के आप इसको याद रखिएगा कि 1784 में पहले संथाल नेता जो थे, पहले आदिवासी बेसिकली नेता थे जिन्होंने हथियार उठाया था और अगस्टस क्लीवलैंड को भागलपुर में मारा था दोस्तों, जो भागलपुर के कमिश्नर थे, तीर से मार दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार नागपुरी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, ठीक है। कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार नागपुरी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, वो नागपुरी फिल्म कौन सी थी आपको बताना है। नंबर ए लोहरदगा, नंबर बी फुलमनिया और नंबर सी, है ना, ए और बी बोथ, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, लोहरदगा और फुलमनिया दोनों की स्क्रीनिंग एक साथ हुई थी कांस फिल्म फेस्टिवल में, है ना। फुलमनिया का अगर हम बात करेंगे तो इसमें बहुत बेहतरीन एक्टर, है ना, और बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस जो रही हैं हमारी, है ना, कोमल सिंह रही हैं। कोमल सिंह इसमें एक्ट्रेस थी और बड़ा गजब का एक्टिंग उनका देखने का मिला था इसमें, याद रखिएगा। नागपुरी फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग इन दोनों की हुई थी, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला स्तरीय सेंटर कहाँ है? झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला स्तरीय सेंटर जो है दोस्तों वो कहाँ पर है? तो आपको बताना है ये जिला स्तरीय सेंटर, जाहिर सा बात है ये देखिए जो है ना, धनबाद, देवघर और जमशेदपुर, ये तीनों जगह है। आपने अगर नहीं पढ़ा है आपदा प्रबंधन की क्लासेस तो क्लासेस अपलोड हैं दोस्तों, आप जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो खरवार आंदोलन जो हुआ था दोस्तों वो भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था, है ना। इनका जो संबंध था वो गोड्डा जिले के तलडीहा नामक गांव से था, आपको याद रखना है। कहाँ के? गोड्डा जिले के तलडीहा नामक गांव से, ठीक है। सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंधित थे? आपको बताना है। तो सिद्धू कान्हू जो थे वो दोस्तों, सिद्धू कान्हू, भैरव चांद और झानो फुल्लो, ये 6 भाई बहन थे अपने और संथाल विद्रोह से संबंधित थे ये, ठीक है। इनमें से कौन सा विद्रोह 1875 में झारखंड में फूटा था? देखिए, अगर 1875 की बात करते हैं तो देखिए संथाल विद्रोह तो 1855 से चला है, 55-56 में चला है। तिलका विद्रोह 1784 में। बिरसा मुंडा आंदोलन 1875 से 1900 तक चला, उनकी मृत्यु तक, ठीक है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन एंड फोर्स टेक्नोलॉजी नामक संस्था स्थापित है, कहाँ पर स्थापित है आपको बताना है। तो ये 37वें नंबर प्रश्न का जो होगा वो ए आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। ये जो स्थापित है ये रांची में स्थापित है, फॉरेन फोर्स कंपनी, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक हितों के संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के सामाजिक, शैक्षणिक हितों का प्रावधान किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 5 के 4 में, है ना, 5 के डी में भी बोल सकते हैं इसको आप, 5 बोल रहे हैं 15 के डी में, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? यानी झारखंड में इतना ज़्यादा होता है कि वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है। तो पपीता,
है ना, पपीता बहुत ज़्यादा झारखंड में होता है, जो दूसरे देशों को ट्रांसफ़र कर देता है, दूसरे राज्यों को ट्रांसफ़र कर देता है दोस्तों, निर्यात कर देता है। आइए 40वां नंबर प्रश्न का हम लोग आंसर जानेंगे। तो 40वां नंबर जो प्रश्न है हमारा, वह झारखंड में पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था। तो देखिए, झारखंड में जो अधिनियम बनाया गया था दोस्तों पंचायती राज संस्था को अधिसूचित करने के लिए एक तरह से, तो वो झारखंड राज्य अधिनियम, पंचायत राज अधिनियम 2001 था, जिसको मैंने भली भांति बताया है आपको, ठीक है। झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म कौन था दोस्तों। तो प्रथम नागपुरी फिल्म जो था वो सोनाकर नागपुरी था, यानी सोनाकर नागपुर था झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म, ठीक है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, आपसे पूछा जा रहा है कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो 42वें नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी, ठीक है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुकी ज्ञानो हांसदा का संबंध किस खेल से है। ज्ञानो हांसदा का संबंध किस खेल से है आपको बताना है। तो ज्ञानो हांसदा का जो संबंध है दोस्तों वो आर्चरी से है, तीरंदाजी से है, याद रखिएगा आप, जिससे दीपिका कुमारी का संबंध है, ठीक है। झारखंड के कितने जिलों में गैर ऑपरेशन फ्लड, है ना, गैर ऑपरेशन फ्लड परियोजना लागू है। तो आपको बताना है कितना जिला में गैर ऑपरेशन फ्लड लागू है। तो 44वें नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये 22 जिलों में लागू है। कितने जिलों में, 22 जिलों में लागू है गैर ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम प्रभाग संरक्षित अरण्य क्षेत्र है, ठीक है। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, और ये संरक्षित अरण्य प्रभाग का बृहत्तम प्रभाग क्षेत्र संरक्षित है, यानी बृहत्तम का मतलब सबसे बड़ा दोस्तों। तो आपको बताना है, तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो होगा वो सारंडा का जंगल होगा। आपको आंख मूंद के ये सब प्रश्नों को करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर आप इस सब प्रश्नों को दिक्कत महसूस करते हैं तो आप प्लेलिस्ट के लिंक में जाएं और अच्छा से अपनी तैयारी को अंजाम दें। झारखंड के आपदा के दौरान राहत कार्य के संचालन हेतु गठित राज्य आपदा कार्रवाई कोष में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी होती है। 46वें नंबर प्रश्न का आपको आंसर देना है। तो ये क्रमशः जो होती है ना, केंद्र सरकार का 75% और राज्य सरकार का 25% होता है। खुदिया वियर योजना, ठीक है, खुदिया वियर योजना का संबंध किससे है। खुदिया वियर योजना का संबंध किससे है दोस्तों, आपको बताना है। तो खुदिया वियर योजना का संबंध देखिए, ये बेसिकली 2016 में लाया गया था भूमि को सिंचित करने के लिए, है ना, भूमि को सिंचित करने के लिए 2016 में लाया गया था इसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2016 में लाया गया था दोस्तों, ठीक है। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना किससे संबंधित है। देखिए 48वां नंबर जो प्रश्न है, मरांग गोम के, है ना, छात्रवृत्ति योजना किससे संबंधित है। तो ये देखिएगा केवल अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आइए 49वें नंबर प्रश्न की तरफ 49वें नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम चलें तो 49वां नंबर हमारा प्रश्न है, समर अभियान का संबंध है, ठीक है। आपको बताना है समर अभियान का जो संबंध है दोस्तों, देखिएगा अभी करेक्ट करेंगे हम। समर अभियान का संबंध है, देख लीजिए आप यहाँ से, ट्रांसजेंडर के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान से नहीं, ये गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा, ट्रांसजेंडर से संबंधित नहीं था ये, ठीक है। महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान से नहीं, गलत हो जाएगा। महिलाओं में कुपोषण की समस्या के उन्मूलन से और बच्चों में कुपोषण की समस्या के उन्मूलन से, हाँ ये दोनों सही हो जाएगा, 3 और 4, यानी ये कुपोषण को लेकर के समर अभियान चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। संरक्षित वनों के अंतर्गत किस प्रकार के वनों को शामिल किया जाता है। संरक्षित वनों के अंतर्गत किस प्रकार के वनों को शामिल किया जाता है, 50वें नंबर प्रश्न को आपको बताना है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, संरक्षित वनों के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया जाता है। तो देखिए यहाँ शामिल किया जाता है, यहाँ सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है, नहीं गलत बात है ये। यहाँ पर आंशिक रूप से क्या होते हैं, छूट दिए जाते हैं। यहाँ सरकारी अनुमति के तहत सीमित गतिविधियाँ संचालन, हाँ ये सही है। यहाँ पशुचारण की अनुमति होती है, ये भी सही है। आपको याद है, यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता, ये गलत है। प्रतिबंध होते हैं लेकिन सीमित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 और 3, है ना। रिजर्व एरिया का बात कर रहा था, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही आंसर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। राहत एवं पुनर्वास के लिए अस्थायी शिविरों की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थलों की पहचान करना किसकी जिम्मेवारी है, ठीक है। राहत देने के लिए आपदा वगैरह में, तो इसकी पहचान करना किसकी जिम्मेवारी है दोस्तों, आपको बताना है। तो इसकी पहचान करना जो है ना, वो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का है, याद रखिएगा इस बात को आप, ठीक है। केंद्रीय वन्य प्राणी पार्षद
का गठन कब हुआ? केंद्रीय वन्य प्राणी परिषद का गठन कब हुआ? आपको बताना है। 52वां नंबर प्रश्न है। तो केंद्रीय वन्य प्राणी परिषद का जो गठन हुआ था दोस्तों वो 1952 में हुआ था। ठीक है। तोपचांची अभ्यारण्य के मध्य स्थित एक खूबसूरत झील का नाम क्या है? तोपचांची अभ्यारण्य के मध्य में एक खूबसूरत झील स्थित है, उसका नाम आपको बताना है कि उस खूबसूरत झील का नाम क्या है। तो तोपचांची अभ्यारण्य के मध्य में स्थित है हरी पहाड़ी। और ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि तोपचांची अभ्यारण्य के मध्य में कौन सा पहाड़ी स्थित है? तो हरी पहाड़ी स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। कायनाट का भंडार है, कायनाइट का भंडार आपको बताना है। तो देखिए कायनाइट के भंडार के लिए लिप्सा-बुरू देखिए इसके लिए प्रसिद्ध है और इसका 54 का सी ही आंसर हो जाएगा कायनाइट का। लिप्सा-बुरू ही बेसिकली पश्चिमी सिंहभूम का जो है प्रसिद्ध है दोस्तों कायनाइट के लिए। कायनाइट के लिए कौन सा है? लिप्सा-बुरू प्रसिद्ध है। ठीक है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। तो 55वें नंबर का जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये सी हो जाएगा 1971 में। ठीक है। झारखंड में उच्च शिक्षा में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन से किस वर्ष हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो ये 1899 में दोस्तों। एक और प्रश्न यहाँ से याद रख लीजिएगा कि हजारीबाग का जतीन बाघा जो कहा जाता है राम विनोद सिंह को, उनका भी संबंध संत कोलंबा से ही था। आपको ये बात याद रख लेना है। ठीक है। आइए 56वें नंबर प्रश्न की तरफ 97वें नंबर प्रश्न की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। तो एसपीजी ब्लाइंड स्कूल कहाँ पर अवस्थित है? एसपीजी ब्लाइंड स्कूल कहाँ पर अवस्थित है आपको बताना है। तो एसपीजी ब्लाइंड स्कूल जो है दोस्तों वो रांची में स्थित है। इस प्रकार के काम रांची में ही होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। 1988 में बेल्जियम में FIAP और ब्रिटेन में AIPAP एसोसिएशनशिप निम्न में से किससे मिली? ठीक है। तो बताना है 98वां नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 1988 में जो बेल्जियम में ये FIAP का ब्रिटेन में और AIPL की एसोसिएशन जो मिली थी वो सचिन दा को मिली थी। आपको ध्यान में रखना, झारखंड के थे सचिन दा। ठीक है। निम्न में से किस चित्रकार ने एक खास विषय पर बिजुका को केंद्र बिंदु बनाकर एक सीरीज पेंटिंग की है? ठीक है। ये सब करेंट अफेयर है तो आपको याद रखना है कि किस चित्रकार ने ये पेंटिंग की है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हरेन ठाकुर हो जाएगा। बिजुका के आधार पर इन्होंने बनाया है हरेन ठाकुर ने। ये सब याद रखते चले और लिखते चले आप इन बातों को। ठीक है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या झारखंड के किस जिले में सबसे कम है? अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या झारखंड के किस जिले में सबसे कम है दोस्तों आपको बताना है। तो अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो झारखंड के कोडरमा जिले में सबसे कम है। क्यों कम है सो देख लीजिए। ठीक है। कि कोडरमा जो है दोस्तों वो बिहार से लगा हुआ इलाका है और यहाँ पर सबसे कम पाई जाती है अनुसूचित जनजाति, है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से आदि झूमर संगीत नामक पुस्तक किसने लिखी है? आदि झूमर संगीत नामक पुस्तक किसने लिखी है? 61वां नंबर प्रश्न है आपका। तो विनोद सिंह ने इस गीतों को लिखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संथाली साहित्यिक नाटक है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संथाली साहित्यिक नाटक है? तो प्रथम संथाली साहित्यिक जो नाटक था दोस्तों वो देख लीजिए, प्रथम साहित्यिक संथाली नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा विधु चांदन। ये प्रथम संथाली साहित्यिक नाटक है दोस्तों। ठीक है। झारखंड राज्य की साक्षरता दर है आपको बताना है। झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो झारखंड राज्य की साक्षरता दर दोस्तों 66.4% है। ठीक है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी BIT स्थित है। तो आप जानते हैं BIT मेसरा लगता है इसके साथ। तो मेसरा कहाँ है? रांची में है, याद रखिएगा। ठीक है। निम्नलिखित को सुमिलित करें। राज्य के विश्वविद्यालय और उसके स्थानों को सुमिलित करना है आपको। तो देखिए सिद्धू कानू विश्वविद्यालय कहाँ है? दुमका में। विनोबा भावे कहाँ है? हजारीबाग में। नीलांबर पीताम्बर कहाँ है? मेदिनीनगर में। कोल्हान विश्वविद्यालय कहाँ है? चाईबासा में। इसका मतलब अर्थ हो गया दोस्तों ए का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 1, बाकी दोनों का ठीक है। यानी ए का 4 और डी का 1। आप देख लीजिए ए का 4 डी का 1 किस में है? तो ए का 4 डी का 1 जो दोस्तों ए में है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे का अगर बात करें प्रश्नों का, हम लोग आगे प्रश्नों की बात करें तो आगे जो प्रश्न आएंगे दोस्तों वो आएंगे, देख लीजिएगा आप यहाँ पर, है ना। 66वां नंबर प्रश्न जो होगा, झारखंड न्यायिक अकादमी
कहाँ अवस्थित है? झारखंड जुडिशियल एकेडमी कहाँ अवस्थित है? आपको बताना है। 66वां नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये न्यायिक एकेडमी जो है ये रांची में अवस्थित है। ठीक है। IIM रांची की स्थापना कब हुई थी? IIM रांची की स्थापना कब हुई थी? तो 67वें नंबर जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, इसकी स्थापना 6 जुलाई 2010 को हुई थी। सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। IIM का बात करेगा दोस्तों, तो IIM है कहाँ? तो ये राजधानी में रांची में स्थित है, यहाँ पर दे भी दिया है। ठीक है। झारखंड के तीरंदाज खिलाड़ी धर्मेंद्र तिवारी को 2020 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? झारखंड के तीरंदाज खिलाड़ी धर्मेंद्र तिवारी को 2020 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपको बताना है। तो इनको 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, है ना। ये आर्चरी में शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार से आर्चरी होगा, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देने वाले खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देने वाले खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो झारखंड में तो बिरसा मुंडा पुरस्कार दिया जाता है, और झारखंड के संदर्भ में पूछ भी रहा है। पद्मश्री नहीं होगा, क्योंकि पद्मश्री ये अथी का है। द्रोणाचार्य पुरस्कार भी भारत का है, अर्जुन पुरस्कार भी भारत लेवल पर दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड में खेल प्रशिक्षकों को उनके अच्छे प्रशिक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? झारखंड का बात कर रहा है दोस्तों, अगर भारत का बात करता तो यहाँ आंसर द्रोणाचार्य पुरस्कार हो जाता। ठीक है। 70वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार होगा। देखिए कितना क्लोज ऑप्शन है। अगर भारत में बात करता तो द्रोणाचार्य पुरस्कार, लेकिन झारखंड में बात कर रहा है तो जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है। आइए अब हम अपने सामान्य विज्ञान के पोर्शन में चलते हैं, जो 71वां नंबर प्रश्न है हमारा, है ना, कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि ध्यान से बताना है आपको। चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि आप जानते ही हैं कि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी से 1/6 होता है, और बेसिकली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आदमी नीचे नहीं टिक पाते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तल की तुलना में अत्यल्प है, यानी कि अल्प है। ठीक है, याद रखिएगा। सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए, है ना, नोबेल पुरस्कार मिला था? तो देखिए इनको रमन प्रभाव भी बोलते हैं, और 72वां रमन प्रभाव अगर आप नहीं जान रहे हैं तो प्रकाश का प्रकीर्णन इन्होंने ही खोजा था, जिसके कारण दोस्तों आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, डूबते उगते समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है। ये सब इन्हीं के द्वारा खोजे गए थे दोस्तों। ठीक है। रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये देखिएगा, रडार का उपयोग जो होता है वो जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने के लिए, दिशा निर्देश देने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है इसको। ठीक है। आइए, निम्न में से कौन सा अच्छा विद्युत रोधक है? विद्युत रोधक बोल रहा है, विद्युत चालक नहीं। सबसे बैड कंडक्टर कौन है ये आपसे पूछ रहा है, तो 74वां नंबर जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों वो एबोनाइट हो जाएगा। ये विद्युत का सबसे अच्छा रोधक है एबोनाइट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 75वें नंबर प्रश्न का आंसर हम लोग जानते हैं कि रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर आप सभी जानते हैं कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए यहाँ पर वास्तविक तो दिया नहीं है, यहाँ पर क्या दिया है? बराबर और उल्टा, वस्तु से छोटा और सीधा। खैर सीधा सीधा जिसमें लगा हुआ है आप इसको सीधा से काट दीजिए। ठीक है, उल्टा बनता है आपको मालूम है। तो अब बात आया बराबर या छोटा का, तो सिंपल सा बात है दोस्तों, है ना, कि अगर बराबर बनता, ठीक है, तो हमको ऐसे भी चीज़ें कि कैमरा में जो दिखता है वो छोटा दिखता है और निकलता है वो बड़ा। तो याद रखिएगा ये कैमरे के भांति ही कार्य करता है, तो वस्तु से छोटा और उल्टा दिखाई देता है। ठीक है। पानी की बूंद किसकी भांति प्रतीत होती है? तो पानी की बूंद जो है दोस्तों वो अवतल लेंस की भांति प्रतीत होती है। आप जानते ही होंगे इसको कि पानी की बूंद किसकी भांति प्रतीत होती है? तो पानी की बूंद अवतल लेंस की भांति प्रतीत होती है। देखिए इसमें एक और प्रश्न पूछता है कि जल में उठते हुए बुलबुले किस लेंस की भांति काम करते हैं? तो वो भी क्या हो जाएंगे? अवतल लेंस की भांति हो जाएंगे। ठीक है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार किया था दोस्तों वो आपको बताना है कि किसने किया था। तो एडवर्ड टेलर ने इसका आविष्कार किया था दोस्तों, अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के रहने वाले थे ये, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। ठीक है। इनमें से किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है? इनमें से किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है? तो आपको बताना है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है दोस्तों।
ठीक है। एलपीजी में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो आप इतना तो अच्छा से जानते होंगे कि एलपीजी में ब्यूटेन पाया जाता है, और मीथेन जो होता है दोस्तों, वो मीथेन तो पाया ही नहीं जाता है एलपीजी में। सबसे बेहतर तो यही है। अब जिसमें जिसमें आपको मीथेन दिख रहा है वो काट दीजिए। 3 गो में मीथेन दिख रहा है, 1 गो में नहीं दिख रहा है, तो इसको लगा दीजिए। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पाया जाता है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। गैसोहोल एक मिश्रण है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, केमिस्ट्री का है कि गैसोहोल एक मिश्रण है। आपको बताना है कि किसका किसका मिश्रण है। तो ये शराब और पेट्रोल का मिश्रण होता है दोस्तों। शराब यानी C2H5OH, जिसको इथाइल अल्कोहल, और पेट्रोल हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। किस विटामिन को शरीर में संचयित नहीं कर सकता है, किस विटामिन को शरीर में रोका नहीं जा सकता है, तो देखिए अब विटामिन ए और विटामिन डी तो हमारे लीवर में अल्प मात्रा में संचयित होते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बात करेंगे कि विटामिन ई भी हमारे में होता है, लेकिन विटामिन सी को नहीं संचयित किया जा सकता, ये बाहर से ही लिया जा सकता है, ठीक है। इनमें से कौन सा वसा एवं प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। वसा का मतलब तेल और प्रोटीन का मतलब होता है प्रोटीन, जो शरीर के विकास में कार्य करता है। तो सोयाबीन आप जानते हैं कि वसा प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और सोयाबीन का तेल भी निकलता है। रानीखेत रोग किस में पाए जाते हैं, रानीखेत रोग किस में पाए जाते हैं दोस्तों, तो आप जानते ही होंगे कि रानीखेत, ये नामा रानीखेत है, लेकिन ये रानीखेत रोग जो होते हैं दोस्तों, वो न गाय में पाया जाएगा, न बकरी में पाया जाएगा, न घोड़ा में। ये रानीखेत मुर्गी में पाया जाता है, फार्म मुर्गी में पाया जाता है ना। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। प्लेग चूहा का कारण होता है, बहुत बढ़िया। रेबीज कुत्ता का कारण होता है, ये भी बहुत बढ़िया, ठीक है। पोलियो क्या बंदर के कारण होता है, ये गलत जवाब हो जाएगा। टैपवर्म सुअर के कारण होता है, ये भी बहुत बढ़िया। तो यही युग्म गलत है कि 84वां नंबर जो प्रश्न होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। पोलियो जो होता है वो पोलियो माइलिटिस विषाणु के कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है दोस्तों, बंदर के कारण नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। देखिए, सीधा प्रतीत होने के लिए चाहे तो समतल दर्पण चाहिए या तो उत्तल दर्पण चाहिए, ठीक है। तो समतल और उत्तल दोनों हो जाएगा। कभी गलती से समतल सिर्फ नहीं लगाइएगा, नहीं तो आपका जो प्रश्न हो जाएगा दोस्तों वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए 86वें नंबर प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो 86वां नंबर जो प्रश्न है हमारा वो है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली रही है तो इसका मतलब क्या है ना। तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जला है ना। 86वें नंबर प्रश्न का जो होगा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जला है, आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखिए। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो आप जानते हैं जग जाहिर है दोस्तों कि जब जब एंटीबॉडी का बात आता है तो लिम्फोसाइट का बात होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ठीक है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जमा होता है। तो निम्नलिखित में से जो जमा होता है वो रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं दोस्तों। नत्र जनित यानी जो आपका अमोनिया वगैरह है, ये सब जमा होता है शरीर में, आपको ध्यान में रखना है इस बात को, ठीक है। तंतुपास्थी यानी फिब्रस बोन संधि कहाँ पाया जाता है, ठीक है। फिब्रस बोन संधि कहाँ पाया जाता है आपको बताना है। तो 89वें नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो कपाल में पाया जाता है दोस्तों, है ना। तंतुपास्थी अस्थि, ठीक है, खोपड़ी में पाया जाता है, कपाल में, ठीक है, याद रखिएगा। इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। देखिए, एक्स किरण है, वाई किरण है, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण जो होगा दोस्तों आपको बताना है, अल्ट्रावायलेट रे ये भी है। लेकिन पराध्वनिक किरण जो है वो विद्युत चुंबकीय नहीं है बल्कि अनुदैर्ध्य तरंग होता है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 90वें नंबर प्रश्न का। पराध्वनिक किरण जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग भी नहीं, अनुदैर्ध्य तो है लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कड़ी बहुत पसंद आ रही होगी, और ये 9वां श्रृंखला पीछे 8 सेट प्रैक्टिस में करवा चुका हूँ, आप जाकर के देखें और बहुत ज़्यादा लाभ उठाएं। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक वगैरह करें, ठीक है। आपके सहयोग की बड़ी अपेक्षा रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, दीपक GS अकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।